अस्सलाम वालेकुम डियर इन वेलकम बैक डियर। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं द एप्रोप्रिएट डिफिनीशन ऑफ ए रिसर्च, जिसको हम तहकीक बोलते हैं। इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। सर जनरली अगर देखा जाए तो रिसर्च की कोई एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है, या डिफरेंट स्कॉलर ने, डिफरेंट रिसर्चर ने इसको डिफरेंट वे में डिफ़ाइन किया है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि ये जो रिसर्च है इसकी क्या डिफिनीशन हो सकती है। सर अगर हम रिसर्च की जनरल डिफिनीशन ले लें, रिसर्च कहता है इट इज़ अ फॉर्मल वर्क। रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट? रिसर्च इज़ अ फॉर्मल वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो जो रिसर्च की जनरल डिफिनीशन हो सकती है, आई मीन टू से जनरली रिसर्च को कहा जा सकता है कि रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट? अ फॉर्मल वर्क, राइट, अंडरटेकन सिस्टमेटिकली टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अगर हम इससे कीवर्ड ले लें और इसको इंटरप्रेट करें, जो इसमें कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, नंबर 1 कहा कि ये किस तरह का काम है, कहता है ये एक फॉर्मल काम है। सर जब हम फॉर्मल वर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इनफॉर्मल वर्क नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ सडन मैं उठा और अपनी गाड़ी रिव्यू निकाली और कहा चलो भाई रिसर्च करते हैं। रिसर्च ऑल ऑफ सडन नहीं होती, इसके लिए हमने पूरा वर्कआउट करना होता है। एक फॉर्मल तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं और फॉर्मल तरीके से इसको सबमिट करते हैं। बाज़ औक़ात हम कहीं से परमिशन लेते हैं, बाज़ औक़ात किसी टॉपिक की अप्रूवल होती है, बाज़ औक़ात कुछ मज़ीद टेक्निकलिटीज़ पूरी करनी होती है। आई मीन टू से एक रिटन फॉर्म में तहरीरी तौर पर एक फॉर्मल तरीके से जब मैं कोई डेटा कलेक्ट करूँगा और उससे कोई नतीजा निकालूंगा, तब मैं बोलूँगा कि ये फॉर्मल वर्क है या ये कोई रिसर्च है। तो फॉर्मल वर्क हमेशा यू नो बेटर कि ये जब हम बोलते हैं सर फॉर्मल वर्क है, इसका मतलब है इसके लिए कोई रूल्स होंगे, कोई स्टैंडर्ड हुआ होगा, कोई मेथड होगा कि जिसको फॉलो करते हुए मैं ये रिसर्च करूँगा। सर दूसरा जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि ये किस तरह हुआ हो, सिस्टमैटिक हुआ हो। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि ये किस तरह हुआ हो, सिस्टमैटिकली हुआ हो। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि ये एक तरतीब के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई घर बनाना हो तो घर का पहले हम सोचते हैं कि इसका नक्शा बनाया जाए, कौन सी चीज़ कहाँ पर हो। आई मीन टू से कि एक तरतीब के साथ हम बनाएंगे कि यहाँ पर डाइनिंग रूम हो, यहाँ पे जो है वो किचन हो, यहाँ पे लैबोरेटरी हो, यहाँ पे लॉन हो, एक्सेट्रा। ये नहीं कि हम पूरा सोच समझ के एक डिज़ाइन करते हैं इस चीज़ को, उसका मैप बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम घर बना लें फिर हम बोल लेते हैं कि चलो अब इसका नक्शा बना लेते हैं। मतलब इन अ सेंस मतलब ये हुआ कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के साथ काम होता है। अब रिसर्च किस तरह सिस्टमेटिक होता है, आई मीन टू से इसके डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो रिसर्च में हम इसको रिसर्च प्रोसेस बोलते हैं कि ये जो रिसर्च है ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। अगर हम इसके स्टेप देखें कि कहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों इसको हम सिस्टमेटिक बोलेंगे, क्योंकि पहले स्टेप में हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद कुछ स्टेप हैं कि जो हम फॉलो करेंगे, मुख्तलिफ अदवार से होता हुआ हम आखिरी स्टेप पे पहुंचते हैं कि जिसको हम बोलते हैं फाइंडिंग। मतलब ये हुआ कि रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफाइड प्रोसेस। टॉपिक सिलेक्शन से लेकर फाइंडिंग तक का जो मरहला है वो एक तरतीब के साथ वे किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप हम इसको आई मीन टू से कंप्लीट करते हैं। टॉपिक चूज़ करते हैं, लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस फार्मूलेट करते हैं, फिर हम अपनी रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कौन सा डाटा कलेक्ट करना है और डाटा के टूल कौन से हमने यूज़ करने हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर जाके एक रिपोर्ट बनाते हैं कि जो हम समझ रहे थे उस तरह है या उस तरह नहीं है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये एक सिस्टमैटिक तरीके से है। और ये रिसर्च हम करते क्यों हैं, जो तीसरा वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब ये जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है मतलब क्या हुआ कि हमने नॉलेज में इजाफा करना है, टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज।
अब व्हाट डज मीन बाय नॉलेज? अब ये जो नॉलेज है, नॉलेज इटसेल्फ बड़ा डिबेटेबल टर्म रहा है कि व्हाट डज मीन बाय नॉलेज। नॉलेज बेसिकली एक इटर्नल ट्रुथ को हम कह सकते हैं कि नॉलेज बेसिकली क्या है? नॉलेज बेसिकली इटर्नल ट्रुथ है। सर फिलॉसफी में ये जो नॉलेज है इसके बारे में डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सर नॉलेज के बारे में देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक जो थ्योरी है दैट इज ड्यूलिस्टिक अप्रोच। ड्यूलिस्टिक अप्रोच, ड्यूलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक या तो किसी सवाल का आंसर होगा यस या वो होगा नो, यस और नो। मतलब द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इज एब्सोल्यूट वेदर इट इज यस और वेदर इट इज नो। मतलब जो यस है वो नो नहीं हो सकता, जो नो है वो यस नहीं हो सकता। दो एक्सट्रीम पोल है, या तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दरमियान में गुंजाइश नहीं है, दरमियान में कोई ऑप्शन नहीं है मे बी का। या तो कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, वो कौन सा कोड है जो हमें बताता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ समथिंग डिवाइन। तो उस सूरत में रिसर्च की गुंजाइश ही नहीं है। हमने या तो इस चीज़ को यस मानना है या दूसरी चीज़ को नो मानना है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं है। बट सर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सिविलाइजेशन की ग्रोथ होती है तो एक नया कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है नॉलेज के हवाले से, दैट इज़ रिलेटिविस्टिक अप्रोच। अब ये जो रिलेटिविस्ट अप्रोच है ये कहता है कि ये जो नॉलेज है ना, ये जो ट्रुथ है, ये डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप ट्रुथ समझते हो तो कोई और बंदा भी उसको हकीकत ही समझेगा। इसका मतलब है ये रिलेटिव टर्म है। क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गुड है, क्या बैड है, इट डिपेंड करेगा बंदे के ऊपर। आई मीन टू से ये रिलेटिव अप्रोचेस हैं, ये आई मीन टू से ये एब्सोल्यूट नहीं है। मे बी हो सकता है कि किसी के लिए वो सही हो और ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए वो सही ना हो। जिसको मैं ट्रुथ बोलता हूँ हो सकता है कोई और उसको ट्रुथ ना कहे, जिसको मैं रियलिटी बोलता हूँ हो सकता है कोई और इसको रियलिटी ना कहे। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिविस्ट जो है यहाँ पर मे बी के गुंजाइश निकली। मतलब क्या हुआ कि जब मे बी की गुंजाइश निकली मतलब कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि हमने ये ड्यूलिस्टिक अप्रोच में देखा कि या तो कोई चीज़ होगी यस या वो होगी नो। मतलब जो डिवाइन में बताया गया है, डिवाइन कोड में बताया गया ये है तो भाई हमने मानना है कि ये है, और जो डिवाइनली बताया गया कि ये नहीं है तो इसका मतलब है ये नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम इनको डिस्कस करें या दरमियान में मे बी की गुंजाइश क्रिएट करें। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो रिलेटिविस्ट अप्रोच आया, जब सिविलाइजेशन की ग्रोथ हुई तो कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम रियलिटी बोले, जिसको हम ट्रुथ बोले, वो उसको हर बंदा ट्रुथ ही बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ मे बी की गुंजाइश है कि जिसको मैं बुरा कह रहा हूँ हो सकता है कोई उसको अच्छा कहे। जो मेरे नज़दीक नॉलेज है हो सकता है वो किसी और के नज़दीक नॉलेज ना हो सकता है वो जो मेरे नज़दीक रियलिटी है वो दूसरे के नज़दीक रियलिटी ना हो। सो जो रिसर्च है सर, दिस इज़ बेसिकली द आउटकम ऑफ दिस अप्रोच। ये जो रिलेटिविस्ट अप्रोच है यहाँ से रिसर्च की बुनियाद रखी जाती है। मतलब यहीं से रिसर्च ओरिजिनेट होती है कि मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स व्हेन द क्वेश्चन अराइजेज इन ह्यूमन माइंड अबाउट रियलिटी, कि जिसको रियलिटी बोलते हैं, जिसको हम ट्रुथ बोलते हैं, वो वैसा है या वैसा नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली रिसर्च की जो है वो बुनियाद पड़ती है, यहीं से रिसर्च का ओरिजिन होता है। सर ये जो नॉलेज है अगर हम इसको आसान अल्फाज में देखें तो ये जो नॉलेज है टू इंक्रीज़ दी स्टॉक ऑफ नॉलेज, ये कोई क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है
उसका हम आंसर ढूंढने लगे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है या ये चीज़ ऐसे नहीं है। या हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, उसका हम सलूशन ढूंढ रहे हों सिस्टमेटिक वे में। कोई प्रॉब्लम है, लोग ऑफेंसेस क्यों कमिट करते हैं, लोग क्राइम क्यों करते हैं, लोग चोरियां क्यों करते हैं, जुवेनाइल क्यों इन्वॉल्व हैं, ट्रांसजेंडर क्यों ऑफेंसेस या क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना या किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना या किसी इशू को एड्रेस करना, कोई भी वजह हो सकती है कि जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हों, हम नॉलेज में इजाफ़ा कर रहे हों, मतलब हम ट्रुथ को डिस्कवर कर रहे हों। तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर या किसी प्रॉब्लम का सलूशन या किसी इशू को एड्रेस कर रहे हों या कोई चीज़ मैप पे ला रहे हों, तो ऐसे प्रोसेस को जो कि फार्मल तरीके से हमने एडॉप्ट किया हो और उसको हमने सिस्टमेटिकली कंडक्ट किया हो, तो जनरली उसको रिसर्च बोला जाता है। सर ज़हन में रखिएगा, नॉलेज, ट्रुथ, रियलिटी ऑलरेडी मौजूद है, भले हमें पता हो या ना पता हो, इससे उस रियलिटी के स्टेटस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनरल डिफिनीशन है, कहते हैं रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट, एक फॉर्मल वर्क है जो सिस्टमेटिकली कंडक्ट होता है और जिसके ज़रिए हम कोई नॉलेज क्रिएट करते हैं। और ये जो नॉलेज है ना, इट मे बी इन द शेप ऑफ the answer of any question, may be in the shape of, I mean to say, solution of any problem, or may be in the shape of a solution of any issue. सर जो रियलिटी है, जो नॉलेज है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। कुछ हमें मालूम है, कुछ हमें मालूम नहीं है। मान लीजिए जब न्यूटन के सर पे एक सेब गिरता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये नीचे ही क्यों गिरा। बाद में जाके वो उसको डिस्कवर करता है कि ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जिसके ज़रिए आई मीन टू से चीज़ें ज़मीन की तरफ गिरती हैं या ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। सर ये प्रिंसिपल पहले से एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए न्यूटन को इसका इल्म ना था या न्यूटन इसको डिस्कवर ना करता, फिर भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये एक रियलिटी है, ये एक ट्रुथ है। अब न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया, तब भी रियलिटी मैप पे आ गई। मतलब बाज़ औक़ात कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें मालूम नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज जो है, वो जो रियलिटी है, वो जो ट्रुथ है, वो एग्जिस्ट करती है, इमैटेरियल, हमें पता हो या हमें ना पता हो। सो जब हम ऐसे रियलिटी को, ऐसे ट्रुथ को हम सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कवर करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला गया कि हमने रिसर्च की। और जो हमने डिस्कवर किया, जो रियलिटी हम मैप पे लाए, जो ट्रुथ हम मैप पे लाए, उसको बेसिकली नॉलेज कहा गया। अगर हम इसको यानी कि ये जो रिलेटिविस्ट अप्रोच है, ये ओरिजिन यानी कि यहीं से ओरिजिन होता है किस चीज़ का, रिसर्च का। जो ड्यूलिस्टिक अप्रोच था वहाँ पर रिसर्च की गुंजाइश ही मौजूद नहीं थी। जब से रिलेटिविस्ट अप्रोच ने जन्म लिया, सोसाइटी ने, ह्यूमन ने ग्रोथ की, सिविलाइजेशन ने ग्रोथ की, तब जाके मे बी का कॉन्सेप्ट आया और रिसर्च की बुनियाद रखी गई। मतलब हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो ट्रुथ है ना सर, ट्रुथ जो रियलिटी है, ये एग्जिस्ट करती है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक ट्रुथ है। अब ट्रुथ बेसिकली क्या है, वो नॉलेज है या यानी कि वो रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है। और जो हमारे बिलीफ हैं, बिलीफ जिसको हम रिसर्च में हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस। सर समझिएगा, जो बिलीफ है वो जब वेरीफाई होती है, वो जब प्रूफ होती है, मान लीजिए जब हम किसी हाइपोथेसिस को प्रूफ कर लेते हैं, मतलब ट्रुथ को डिस्कवर कर लेते हैं। कोई बिलीफ है, हम बोलते हैं कि चूँकि
चीज़ें नीचे इसीलिए गिरती है क्योंकि ज़मीन उसकी तरफ अपनी तरफ इसको खींचती है। जो भी चीज़ वज़न रखती है वो ज़मीन अपनी तरफ खींचती है क्योंकि क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब ये हम प्रूफ कर लेते हैं, इस रियलिटी को हम डिस्कवर कर लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि प्रूव कर लेते हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे जस्टिफिकेशन को नॉलेज कहा गया। अब ज़हन में रखिएगा, ये जो ट्रुथ है ना सर, मान लीजिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो न्यूटन ने डिस्कवर की, अगर न्यूटन इसको डिस्कवर ना भी करता तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती, क्योंकि ये चीज़ें हैं वो ज़मीन की तरफ ही गिरती, ज़मीन अपनी तरफ इसको खींचती। लेकिन ये रियलिटी जो थी, यानी कि ये जो ट्रुथ था, इससे पहले मालूम नहीं था। फिर जाके हाइपोथेसिस डेवलप्ड हुए, मतलब हमारा बिलीफ, मतलब न्यूटन का बिलीफ कि भाई ये नीचे ही क्यों, शायद इस वजह से नीचे। तो जब उसने तहकीक की तो ये बात सामने आई कि ये हकीकत है, और इसको उसने क्या नाम दिया, इसको उसने नाम दिया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रुथ अभी डिस्कवर हो गया। अब वो जो डिस्कवर हो गया उसको नॉलेज कहा गया। तो अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से किसी रियलिटी को मैप पे लाते हैं, मतलब ये अगर न्यूटन को ना भी पता होता कि ये आई मीन टू से, अगर न्यूटन ये मालूम ना भी करता तब भी चीज़ें नीचे ही गिरनी थी, क्योंकि रियलिटी एग्जिस्ट करती। जब हम रियलिटी को, जो कि अभी तक आया नहीं है, मतलब वो हकीकत जो पेन्हा है, जो आया नहीं है, जो मैप के ऊपर नहीं है, और हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से मैप के ऊपर लाते हैं, डिस्कवर करते हैं, बताते हैं कि ये वजह है या ये चीज़ ये है, तो उसको नॉलेज कहा गया। और ये नॉलेज जो है बेसिकली रिसर्च के ज़रिए ही डिस्कवर हुआ। तो लिहाजा रिसर्च इज़ बेसिकली व्हाट, रिसर्च इज़ दैट टूल थ्रू विच दैट हिडन ट्रुथ बी डिस्कवर्ड। मतलब क्या हुआ कि रिसर्च वो टूल है कि जिसके ज़रिए वो हकीकत जो अभी मालूम नहीं है उसको हम मैप पे लाते हैं, उसको हम सबको बताते हैं कि ये चीज़ है, ये इस वजह से ऐसे है, तो इसको बोला गया कि ये नॉलेज है। तो ज़हन में रखिएगा, जनरली जो रिसर्च है एक फॉर्मल वर्क है जो सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट हो और किसी लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट हो, और हम उसके ज़रिए नॉलेज को क्या करें, नॉलेज, स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ाएं, मतलब नॉलेज को बढ़ाएं। वो नॉलेज किसी भी मद में हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई क्वेश्चन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च के लिए कोई मसला ही हो, हम किसी क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हैं सिस्टमेटिकली, जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। हकीकत है कि लोग चोरियां कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह होगी कि जो लोग चोरियां कर रहे हैं, मतलब थेफ्ट लोग क्यों करते हैं, करते तो हैं, कोई वजह होगी जो लोग थेफ्ट करते हैं, जो लोग मोबाइल स्नैच करते हैं, कोई वजह होगी, वजह एग्जिस्ट करती है जो हमें मालूम नहीं है। और जब हम उस वजह को मालूम करते हैं तो हम बोलते हैं हम नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम रियलिटी को मैप पे ला रहे हैं। तो अगर हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं तो उस सिस्टमेटिक तरीके को मॉडर्न में क्या बोल रहा है कि ये रिसर्च है। सर, जनरल डिफिनीशन के अलावा अगर हम किसी एक रिसर्चर के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च की डिफिनीशन जानना चाहें, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट बाबाई। सर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बाबाई, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, इसके मुताबिक रिसर्च जो है वो एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी को कहेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बाबाई, ये जो रिसर्च है वो कहता है रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी। किस चीज़ की सिस्टमेटिक इंक्वायरी? किसी फिनोमेना की जो हमें समझ नहीं है, यानी कि कोई अजूबा है, कोई आर्टिफिशियल फिनोमेना है, कोई नेचुरल फिनोमेना है, कोई मज़ाहिल फितरत कोई चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही, तो उसकी जो हम सिस्टमेटिक इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, टू डिस्क्राइब और टू एक्सप्लेन और टू प्रिडिक्ट
और टू प्रिडिक्ट और टू कंट्रोल। सर बाबाई का मानना है कि ये जो रिसर्च है ना, ये हम जब किसी सर जी किस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे? कोई एब्जर्व्ड फिनोमेना, कोई ऑब्जर्व्ड फिनोमेना को जब हम डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं या उसको प्रिडिक्ट करते हैं उस चीज़ के बारे में कुछ, या उसकी कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो जो डिस्क्रिप्शन है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो सिस्टमेटिकली हमने कंडक्ट की, उसको बोला गया कि ये रिसर्च है। मतलब बाबाई के मुताबिक रिसर्च क्या है? बाबाई के मुताबिक रिसर्च है कि एक फिनोमेना है, मतलब कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है लेकिन हमें समझ में अभी तक नहीं है कि ये क्यों है, ये कैसे है और ये क्या है। मतलब कोई वजह मालूम नहीं है कि लोग मर्डर क्यों करते हैं, लोग चोरियां क्यों करते हैं, या जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो उसमें फ्लॉज कौन कौन से हैं, डिले किस वजह से है, या जो हमारा जो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो आउटडेटेड किस वजह से है, या कौन से इसमें फ्लॉज हैं। ये कोई भी फिनोमेना है जो आर्टिफिशियल इन नेचर है या नेचुरल फिनोमेना है या आर्टिफिशियल फिनोमेना है, जिसको हमने ऑब्जर्व किया, मतलब उसका मुआयना किया, उसको परखा, उसका मुशाहिदा किया। और मुशाहिदा किस तरह किया? एक सिस्टमेटिक तरीके से किया। और हम उसके बारे में क्या करते हैं? हम उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये किस तरह है, या हम उसकी वजह बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इस वजह से लोग ये काम करते हैं, इस वजह से हमारा जुडिशियल सिस्टम स्लो है, इस वजह से लोग ऑफेंसेस कमिट करते हैं, इस वजह से लोग करप्शन करते हैं, या ये वो वजह है कि जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है, एसेट्रा। या हम उस ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि ये किस तरह शेप चेंज करेगा, किस तरह बढ़ेगा, किस तरह कम होगा, अगर ये इस तरह चलता रहे तो फ्यूचर क्या होगा। और हम बात करते हैं कि इस फिनोमेना को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसे मुशाहिदे को जो हमने सिस्टमेटिकली किया है उसको बाबाई कहता है कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट रिसर्च। और ये कहता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है या जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें मोड जो है या जो अप्रोच है वो इंडक्टिव भी हो सकती है और डिडक्टिव भी हो सकती है। और इसके मुताबिक ये अप्रोच इंडक्टिव भी हो सकती है और डिडक्टिव भी हो सकती है। चाहे हम इंडक्टिव अप्रोच रखें, चाहे हम डिडक्टिव अप्रोच रखें, किसी भी मसले को ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि उसका मुशाहिदा करते हैं कि ये चीज़ किस वजह से ऐसे है, ये लोग ये वाला जुर्म क्यों करते हैं, या फ़लाँ शख्स या फ़लाँ तबका, जिमिनाइज, फीमेल, ट्रांसजेंडर ये ऑफेंस क्यों कमिट कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो अप्रोच होगा वो इंडक्टिव भी हो सकता है और डिडक्टिव भी हो सकता है। सर इंडक्टिव से मुराद ये है कि जब हम कोई पर्टिकुलर केस को देखते हैं, किसी पर्टिकुलर केस को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके रिज़ल्ट को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम जब पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो ऐसे अप्रोच को, ऐसी रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाएगा, ऐसे रीजनिंग को इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव अप्रोच कहा जाएगा। जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, से कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए हमने एक ख़ास केस को ऑब्ज़र्व किया, एक ख़ास केस का मुशाहिदा किया, उस फिनोमेना को ऑब्ज़र्व किया। जैसे न्यूटन ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि ये जो सेब नीचे गिरा है ये क्यों गिरा है, तो उसने डिस्कवर किया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब एक ही चीज़ को उसने ऑब्ज़र्व किया और उससे जो कंक्लूजन निकाला उसको जनरलाइज किया कि जहाँ पर भी जो चीज़ होगी, जो वज़न रखती होगी, वो ज़मीन की तरफ ही
आएगी, ज़मीन उसको खींचेगी, क्योंकि हर जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो लिहाजा उसके रिज़ल्ट को जनरलाइज किया गया। और ज़हन में रखिएगा, अगर हम लॉ में इस चीज़ को अप्लाई करें तो लॉ में जो पार्लियामेंटेरियन है वो लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जनरल। और वो क्यों कर बनाए जाते हैं जनरल, मतलब लॉ सारा का सारा जनरल होता है। जब कोई पॉलिसी बनानी होती है या कोई थ्योरी हम इस्टेब्लिश करते हैं, कोई डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश करते हैं, तो ये सारे के सारे जनरल होते हैं। अब लॉ जो है एक ख़ास सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करने के बाद, एक ख़ास केस को ऑब्ज़र्व करने के बाद पार्लियामेंटेरियन समझती है कि अगर ये चीज़ जो है ये ना की गई तो कोई भी शख्स इस तरह का मामला कर सकता है, तो लिहाजा उसके रिज़ल्ट को जनरलाइज करता है, उसको लॉ में ले आता है, ताकि जो भी उसको उसका इतलाक़ जनरल कर देता है। इसीलिए कानून जो है वो जनरल होता है। तो पार्लियामेंटेरियन बेसिकली जब लेजिस्लेशन करते हैं वो इंडक्टिव अप्रोच एडॉप्ट करते हैं, इंडक्टिव मेथड अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए पार्लियामेंटेरियन ने एक चीज़ को देखा कि जब किसी के पास पावर होते हैं तो वो जो पावर है वो बंदे वो करप्ट करता है, बिकॉज पार्लियामेंटेरियन ने ये सोचा कि पावर टेंड टू करप्ट, एन एब्सोल्यूट पावर टेंड टू करप्ट एब्सोल्यूटली। तो लिहाजा जहाँ पर भी पावर होंगे वहाँ पे करप्शन की गुंजाइश होगी, वहाँ पावर को मिसयूज़ किया जा सकता है, तो लिहाजा पावर को कंट्रोल किया जाए। मतलब क्या हुआ, एक केस से उसने कंक्लूजन निकाला और उस केस के रिज़ल्ट को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। इसलिए जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो जनरल होती हैं, जितना भी लॉ होता है जनरली वो जनरल ही होता है, एक्सेप्शन अपनी जगह पर मौजूद, और पॉलिसी जो है वो जनरल ही होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो इंडक्टिव अप्रोच एडॉप्ट करते हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, ये इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव अप्रोच अप्लाई करती है, या जो हम थ्योरी डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पर भी हम इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव अप्रोच अप्लाई करते हैं। सर ये जो डिडक्टिव है इसका मतलब ये हुआ कि हमने हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं, यानी कि ऑलरेडी किसी ने कोई लॉ बनाया हुआ है, कोई थ्योरी इस्टेब्लिश है, उस थ्योरी के बेस पे हम किसी पर्टिकुलर केस को परखते हैं कि ये उसके मुताबिक है या नहीं है। तो जब हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं तो हम इसको बोलते हैं ये डिडक्टिव मेथड है। मतलब अगर हम देखते हैं कि 302 पाकिस्तान पीनल कोड का जो 302 है, आई मीन टू से ये जुर्म है, या आई मीन टू से कोई 300 है या 301 है, जहाँ पे मर्डर के इंग्रेडिएंट बताए हुए हैं, और हम इस जनरल लॉ को किसी ख़ास केस के ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस केस में ये मर्डर है या नहीं है, कत्ल ख़ता है, कत्ल बेसबब है या कत्ल अम्द है। तो यहाँ पर जो हमारी अप्रोच है, हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, पर्टिकुलर की तरफ आते हैं। लॉ सारा जनरल, थ्योरी सारे जनरल, डॉक्ट्राइन पॉलिसी सारे जनरल होते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को एक ख़ास केस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारा मेथड, हमारी अप्रोच डिडक्टिव होती है। तो जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते हैं, और जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, कोर्ट में हमेशा विथ सर्टेन एक्सेप्शन, कोर्ट में, जुडिशरी में जनरली डिडक्टिव मेथड एडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट जब हम प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं तो प्रेसिडेंट में बेसिकली इंडक्टिव, क्योंकि हम एक ख़ास थ्योरी को एक ख़ास केस के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन इसकी एक्सेप्शन जो प्रेसिडेंट है, जब कोई नया प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट, तो वो बेसिकली क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में होता है और उसको जनरलाइज किया जाता है। तो सर बाबई के मुताबिक व्हाट इज़ रिसर्च, कहता है जब हम किसी फिनोमेना को ऑब्ज़र्व करते हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं,
सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं और फिर उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह है, या हम उसकी जो फिनोमेना है, वो जो मसला है, वो जो इशू है, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस वजह से ऐसा है। जब हम काज बताते हैं या हम उस फिनोमेना को प्रिडिक्ट करते हैं कि ये फ्यूचर में किस तरह होगा, इसकी शेप बढ़ेगी, करप्शन ज़्यादा होगी, कम होगी, फ़लाँ मुल्क डूबेगा नहीं डूबेगा, ये अगर इस तरह चलता रहा तो माशरे की हालत क्या हो जाएगी, सोसाइटी कोलैप्स होगी या नहीं होगी। और या हम उस फिनोमेना को जब ऑब्ज़र्व करते हैं सिस्टमेटिकली तो हम बताते हैं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, भले हमारा मेथड जो हो वो डिडक्टिव हो या जो हमारा मेथड हो वो इंडक्टिव हो। दोनों सूरतों में जो रिज़ल्ट निकलेगा वी कॉल दैट नॉलेज, क्योंकि वो हकीकत होगी, वो ट्रुथ होगी। और जो मोड हमने इस्तेमाल किया, जो टूल हमने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से हमने उसको डिस्कवर किया, दैट टूल इज़ नोन एज रिसर्च। तो व्हाट इज़ रिसर्च नाउ? रिसर्च इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। मतलब ये हुआ कि रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है कि जिसके ज़रिए हम कोई ट्रुथ को डिस्कवर करते हैं। ट्रुथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बाज़ औक़ात हमें मालूम होता है, बाज़ औक़ात मालूम नहीं होता। जो मालूम नहीं होता उसको जब हम मैप पे लाते हैं, उसके लिए एक सिस्टमेटिक तरीका एडॉप्ट करते हैं। तो ऐसे तरीके से जो हम नॉलेज लेते हैं, इसको रिसर्च कहा गया। बिकॉज रिसर्च इज़ अ जर्नी फ्रॉम अननोन टू नोन। जो हमें नहीं मालूम उसके बारे में हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि हो सकता है इस वजह से हो। तो फिर एक ख़ास तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसे है। मतलब जब लॉ में हम ये रिसर्च करें कि लोग ऑफेंसेस क्यों कमिट करते हैं, लोग मर्डर क्यों करते हैं, आई मीन टू से लोग जो है लॉ को क्यों वायलेट करते हैं, या हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना स्लो क्यों है, या हमारे जुडिशल सिस्टम में फ्लॉज कौन कौन से हैं, या ये जो पनिशमेंट हम इम्पोज करते हैं वो क्या ऑफेंसेस को मीट कर रहे हैं या नहीं मीट कर रहे, या जो हमारे प्रिजन में लोग रह रहे हैं ये बड़े होकर, आई मीन टू से जो प्रिजन में जो कैदी रह रहे हैं वो बाहर आके बड़े बनेंगे या उसकी इस्लाह हो रही होगी। आई मीन टू से इस तरह की स्टडी को इस तरह सिस्टमेटिक तरीके से जब हम नॉलेज में इजाफ़ा करते हैं, कोई रियलिटी को डिस्कवर करते हैं, बल्क ऑफ नॉलेज में आई मीन टू से इजाफ़ा करते हैं, कोई नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो इसको बोला जाएगा ये रिसर्च है। सर अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ रीड द बुक द खुदाई पामान।